हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से और वहाँ से शुरुआत करेंगे आज के क्लास को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में किया गया। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये हमने देख लिया कि स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तत्व के बारे में देखेंगे। यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम देखेंगे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी थे इसके। जी हाँ। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। और सबसे युवा अध्यक्ष की बात किया जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। यहाँ से कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन और उनके अध्यक्षता और उनके प्रमुख तथ्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1885 में जो है कहाँ हुआ, मुंबई हुआ। तेजपाल गोकुल, जैसे कि ऊपर देखा आपने। और तेजपाल गोकुल जो है कहाँ पे हुआ था, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय परिसर में। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1885 में वहीं हुआ था, कहाँ पे, तेजपाल गोकुल यूनिवर्सिटी में। और बाकी इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जी हाँ, जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, कई बार पूछा गया है। और 1886 कलकत्ता में 1886 का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता हो दादा भाई नेरोजी ने की, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। जी हाँ, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय भी हो गया था। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा जो 1887 में हुआ, यह मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की। और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और सर्वप्रथम यहीं पर तमिल भाषा में भाषण दिया गया। शस्त्र अधिनियम के विरोध भी प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में। चौथा हम लोग देखेंगे 1988 में हुआ, जो कि प्रयागराज, आज के इलाहाबाद में हुआ था। जी हाँ, आज जो है आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले ने की थी, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जी हाँ, प्रथम यूरोपीय और अंग्रेज अध्यक्ष ये थे जॉर्ज यूले 1888 में। और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। जी हाँ, जॉर्ज यूले जो है 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, चौथे अधिवेशन में। और वह पहले यूरोपीय अध्यक्ष तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। और यहीं पर लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया था। अगला हम लोग देखेंगे 1896 का। जी हाँ, 1896 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह एम सयानी, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, ये इनके द्वारा किया गया। और यहीं पर सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहीं पर सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1896 में कलकत्ता में हुआ था यह सम्मेलन। और रहमतुल्लाह एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला हम देखेंगे 1905 में। जी हाँ, 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, ये बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहीं से आपका बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन भी यहीं से किया गया था 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और यह बनारस में हुआ था। अगला हम लोग देखेंगे 1906 में। जी हाँ, यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया। और नेरोजी द्वारा स्वराज या स्वशासन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। जी हाँ, यहीं पर 1906 के सम्मेलन में ही कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी के द्वारा स्वराज या स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अब चलेंगे यहाँ पर 1907 का देखेंगे। जी हाँ, 1907 का जो है सम्मेलन सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पर हुआ था, नरम दल और गरम दल में। जी हाँ, नरम दल और गरम दल में यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 के अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राज बिहारी बोस ने की थी। अगला हम लोग देखेंगे 1911 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था। जी हाँ, बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी, बिशन नारायण धर। और पहली बार यहीं पर जनगण मन गाया गया था। जी हाँ, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया था 1911 के अधिवेशन में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। अगला हम देखेंगे 1916। जी हाँ, 1916 का अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुआ था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा।
और मुंबई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। जी हाँ, मुंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने 1916 के अधिवेशन में मुंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल और गरम दल का बीच समझौता हो गया तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1916 का जो अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण था, लखनऊ में हुआ। अंबिकाचरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता की और यहीं पर लॉर्ड वेलिंगटन मुंबई का गवर्नर से अधिवेशन में भाग लिया। नरम दल गरम दल एक हो गए तथा मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। अगला हम लोग देखेंगे 1917 का। जी हाँ, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जी हाँ, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। जी हाँ, 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट की अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, यहीं पर सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 1920 का जी हाँ अधिवेशन, जो कि नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है श्री विजय राघवाचार्य ने किया था। तो यहाँ हमने देख लिया कि 1920 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, श्री विजय राघवाचार्य ने। और यहाँ पर भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई थी। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया था। तो यहाँ भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई तथा भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई थी और सहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भी यहीं से किया गया था। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं ये सब पॉइंट जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेट करके कि 1920 के जो अधिवेशन में क्या फैसला किया गया था। तो आप वहाँ बता सकते हैं कि भारतीय रियासतों के लिए नीति की घोषणा की गई तथा भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई थी और सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम जो है यहीं से उसका अनुमोदन किया गया था। तो इसे अभी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 1923 का अधिवेशन। जी हाँ, 1923 का अधिवेशन जो है काकीनाड़ा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद अली ने किया था और इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। जी हाँ, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, तो 1923 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन जो कि काकीनाड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया। अगला हम लोग देखेंगे 1924 का, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। जी हाँ, इसकी अध्यक्षता हमारे महात्मा गांधी की एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है यही थी। 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने यहीं पर की थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला हम लोग देखेंगे 1925 का। जी हाँ, 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था और इस सरोजनी नायडू, जी हाँ, सरोजनी नायडू के द्वारा और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। जी हाँ, यह एग्जाम हमारे जो एग्ज़ाम में है यह सवाल बहुत फंस जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर केवल एक शब्द भारतीय जोड़ के ही सबको कन्फ्यूज कर देता है, कई लोग इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर भारतीय लगा तो वहाँ पर आपको सरोजनी नायडू लगाना है, अगर भारतीय नहीं लगा तो फिर आपको एनी बेसेंट लगाना है। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 1929, जो कि लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 1929 का जो है अधिवेशन लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहीं पर पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी इसी अधिवेशन से लिया गया था। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगले अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करेंगे। तो अगला है कि 1931 का कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और मूल अधिकार का प्रस्ताव भी यहीं से लाया गया था। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो यहाँ से 3 बातें निकल कर आई कि 1931 के कराची अधिवेशन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, वहाँ से क्या हुआ, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रस्ताव वहीं पेश किया गया, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 1936 का लखनऊ अधिवेशन। जी हाँ, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी और नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना भी की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहीं से नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं के हल की कुंजी बताया था तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी स्थापना यहीं से की गई 1936 में। अगला हम लोग देखेंगे अब 1937 का देखेंगे। जी हाँ, 1937 का,
तो ये फैजपुर जो है, फैजपुर अधिवेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यह प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। जी हाँ, फैजपुर का अधिवेशन जो है पहला अधिवेशन जो था गांव में हुआ था। आप लोग कभी कभी लोग बेलगांव में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गांव वहां से जुड़ा हुआ है, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि बेलगांव भी होगा, और ये ऑप्शन में देकर डिस्टर्ब भी कर देता है। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि बेलगांव जो था ये कर्नाटक में था, और इसकी अध्यक्षता एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी ने यहाँ पे की थी। और फैजपुर जो है आपका पहला गाँव था जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता मतलब अधिवेशन हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 1938 का अधिवेशन। जी हाँ, 1938 का जो अधिवेशन है ये हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, और यहीं पर राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी यहीं से की थी, और झंडा गीत को स्वीकृति मिली थी। तो यहाँ से 3 फैक्ट आपके निकल के आए कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन से, जो कि गुजरात में था, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो यहाँ से क्या क्या हुआ था, तो यहाँ से आपको भारतीय राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, तथा झंडा गीत को स्वीकृति यहीं से मिली थी 1938 के अधिवेशन से। अगला हम लोग देखेंगे 1939 का अधिवेशन। जी हाँ, त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में, और इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ था। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र कार्यकारिणी यहाँ पर हम लोग देखें कि कार्यकारिणी गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1929 के त्रिपुरी अधिवेशन में ही जो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और पहली बार बड़ा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच हुआ था, मतदान हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी में कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तब इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 1940 का जो है रामगढ़ अधिवेशन। यहाँ इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, और लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो बने रहे। जी हाँ, 1940 से लेकर 1946 तक वह इस पद पर बने रहे, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखेंगे 1946। जी हाँ, 1946 मेरठ का अधिवेशन आचार्य JV कृपलानी के द्वारा, और स्वतंत्रता के समय एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता के समय एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JV कृपलानी जी थे, जो कि मेरठ में 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे देखेंगे बंगाल विभाजन की बात करेंगे। जी हाँ, बंगाल विभाजन से संबंधित तो यहाँ देखेंगे कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। जी हाँ, 19 जुलाई, आप इसे याद रखेंगे, 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। विरोध की बात किया तो विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। फिर स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने संजीवनी पत्र जो है संजीवनी में दिया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम इसे कृष्ण कुमार मित्र ने अपने जो पत्र हैं संजीवनी में इसका वर्णन किया था। और बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तो महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो यहाँ से आप कई की पॉइंट याद करेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है सीधे कि 1911 के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे द्वितीय। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, जो कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी के आगमन में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। यहीं पर इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। और यहीं पर फिर 1912 में जो है भारत के दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह हमने देख लिया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर बस ये मुस्लिम लीग पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। मुस्लिम लीग के गठन की बात कर लिया जाए तो मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया था। जी हाँ, मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में किया गया था। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ।
सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया और मुस्लिम लीग ने अपना पहला अध्यक्ष चुना था आगा खां को। जी हाँ, मुस्लिम लीग ने अपना पहला अध्यक्ष किसे चुना था? आगा खां को चुना था। और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है लखनऊ में बनाया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को चुना गया था। और 19 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लखनऊ में था, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में हम आपको कांग्रेस विभाजन तथा भारत में क्रांतिकारी के प्रथम चरण और नरम दल गरम दल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं हमारे कमेंट्स बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अगर क्लास अच्छी लग रही है कि हमारी जीएस विद प्रेम को, और सभी लोगों को जोड़ें। फिर हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।